हेलो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने 9th और 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया है। एनसीईआरटी के नोट्स कंप्लीट करा दिए हैं। क्लास 10th की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th। क्या है ये? क्लास 12th की मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 2 से 3 चैप्टर है ना, उसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। उसके बाद से जो भी पार्ट बचते हैं वो भी सारी वीडियो आएगी। पहले हम आज क्या करते हैं, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर मॉडर्न हिस्ट्री करा दीजिए, तो क्लास 12th की मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको हम आज कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को निकाल कर फिर दोबारा पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 10 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है आपका, वो विद्रोही और राज्य है। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान है। ये मैं आपको बता दूं, ये न्यू एनसीईआरटी अपडेटेड है, उसी से मैं पूरी नोट्स को तैयार कर रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कि 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। आपको पता है कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से शुरू होती है। 10 मई का डेट था। यहाँ के सिपाहियों ने जो भी चर्बी से लगी कारतूस थी, उसके विद्रोह में वहाँ से विद्रोह किया था। उसके बाद का पॉइंट है कि सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा करके सरकारी खजाने को लूटा था। स्टार्टिंग यहीं से हुआ। शस्त्रागार पे गए, वहाँ पे जहाँ पे अंग्रेजों ने अपने पूरे शस्त्र को रखे थे, बम थे, बंदूकें थी, अलग अलग चीज़ें थी, उनको उन्होंने सबसे पहले लूटा। और लूटने के बाद से क्या होता फिर अगला पॉइंट में, कि लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। विद्रोहियों के गुस्से होने का शिकार ये था कि जो साहूकार और अमीर वर्ग के लोग थे, ये चाटुकार थे। चाटुकार होने का मतलब कि ये अंग्रेजों के काफ़ी विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे। अंग्रेज इन पे विश्वास करते थे, अंग्रेजों के काम करते थे। और भारत के लोगों पे जो भी छोटे तबके के लोग थे, उन पे अत्याचार करते थे, जिससे करों का वसूलना इत्यादि सारी चीज़ें थी, जो इनसे जो छोटे तबके के लोग थे, सिपाही जो लोग थे या जो भी ग्रामीण लोग थे, इनसे काफ़ी परेशान थे, जिससे इनका गुस्से का शिकार होना लाजमी था। उसके बाद है पॉइंट की 7वीं अवध इरेगुलरी कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवारी जो सेना थी। उन्होंने मई की शुरुआत में एक नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया था। मना करने का रीजन आपको पता ही था, गाय और सुअर की चर्बी के रीजन। और उन्होंने 48वीं इन्फैक्ट्री के हुक्म का इंतजार किया था। हुक्म का मतलब इनके आदेश का इंतजार था कि जैसे ही आदेश दें कि हम आगे का विद्रोह शुरू करें। ठीक है। विद्रोह के दौरान क्या होता है कि अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन यसे था। इस समय जब विद्रोह हुआ था तो अवध में ये जो मिलिट्री मिलिट्री पुलिस के जो कैप्टन थे वो हियर से थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कौन थे? हियर से। तथा वहीं पे 41वीं इन्फेंट्री भी मौजूद थी। मैं आपको बता दूं कि जो 41वीं इन्फेंट्री मौजूद थी ना, यहाँ पे जो तैनात थी, उनका कहना था कि जैसे ही 48वीं इन्फेंट्री इनको हुक्म देती है, आदेश देती है, देने के बाद से ये दोनों लोग मिल करके इन पे विद्रोह शुरू करेंगे और अवध की जो सेना थी, वहां पे ब्रिटिश सेना थी, उनको कंप्लीट रूप से तहस नहस कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है ना। उसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं। सिपाहियों का एक जत्था, जत्था का मतलब एक टुकड़ी, एक समूह। क्या होता है फिर 11 मई को तड़के, तड़के का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह में लाल किले के फाटक पर जा पहुंचा। लाल किले का मतलब कि जो आपका रेड फोर्ट है वहाँ था, दिल्ली का लाल किला, वहाँ पे बहादुर शाह जफर रहते थे, उनका आवास था। वहाँ पे ये लोग जाते हैं और सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग के टाइम में। उसके बाद क्या था कि रमज़ान का महीना था, ईद आने वाली थी, रमज़ान का महीना चल रहा था। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जो जफर थे, वो नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे। सहरी का मतलब होता है जब रमज़ान रखा जाता है तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह में अज़ान से पहले उन लोगों को खाना खाना पड़ता है और पूरे दिन वैसे रहना पड़ता है। तो वो जैसे ही नमाज पढ़े और सहरी खाए, सहरी खा करके ही उठे थे। जैसे ही उठे उसके बाद से बाहर से न्यूज़ आती है, समाचार आता है कि बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी सिपाही अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं। उन्होंने कहा हमने सभी अंग्रेजों को मार दिया है, हम मेरठ के सिपाही, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। देखिए,
तत्कालिक कारण तो यही था 1857 की क्रांति का शुरू होने का, लेकिन अलग अलग विशेषज्ञों इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। लेकिन जो तत्कालिक कारण की बात करेंगे कि विद्रोह फैला क्यों, कैसे फैला, तो यही था गाय और सूअर की चर्बी से लगे कारतूस। ठीक है ना, क्योंकि गाय हिंदू धर्म की माता के रूप में लोग मानते हैं, काफी पूजनीय और पवित्र हैं, और सूअर अपवित्र होता है मुसलमानों के लिए। तो ये मुसलमान जो भी लोग थे, हिंदू जो भी लोग थे, इन दोनों को आपसी सहमति के कारण ये विद्रोह शुरू हुआ था। और उसके बाद से क्या होता है कि इन सिपाहियों की मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना समर्थन दे। क्यों आए थे? क्योंकि वहां पे उस समय भारत का नेतृत्व किसी के हाथों में नहीं था, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, और उस समय राजा ये थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो सिपाहियों ने सोचा कि हम लोग को काम करने के लिए, विद्रोह करने के लिए कोई न किसी का नेतृत्व चाहिए। इस नेतृत्व की वजह से उन्होंने बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और उनका अपना समर्थन मांगते हैं। उनको देना पड़ा समर्थन। फिर आगे देखते हैं क्या होता है कि 12 तथा 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। 10 मई को तो ये शुरू ही हुआ था, 10 मई के बाद 11 मई को ये पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी 12 और 13 मई को कोई भी शोर शराबा, कोई भी विद्रोह उस टाइप का नहीं था। तो उत्तर भारत काफी इससे शांत था। लेकिन जैसे ही यह खबर फैल गई कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह जफर ने अपना विद्रोह को समर्थन दे दिया है, ये चीजें जैसे ही फैली, वैसे ही पूरे उत्तर भारत में और दिल्ली से लगे जो भी आसपास के इलाके थे, उनमें विद्रोह का स्वर शुरू होने लगा। लोग विद्रोह से जुड़ते गए और उसके बाद से ये विद्रोह का काफी विकराल रूप धारण करने लगा। ठीक है ना, आइए आगे आते हैं। उसके बाद से अलग अलग जगहों से लोग नेतृत्व करना शुरू कर दिया कि गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। जैसे ही लोग सुने कि अब तो राजा ने अपना समर्थन दे दिया, अब तो हम लोग आजाद हो जाएंगे, तो लोगों के अंदर से विद्रोह के स्वर धीरे धीरे तेज होने शुरू होने लगे। उसके बाद कहता है कि कानपुर में सिपाहियों और जो शहर के लोग थे, शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो थे नाना साहब ने बगावत की डोर संभाली। बगावत की डोर 1857 में कानपुर से नाना साहब ने संभाला था, जो बाजीराव पेशवा द्वितीय के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व संभाला था। जो भी बुक में पॉइंट है, आपको सारे पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आपके सामने क्या है। कह रहा है कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभाला। अब आप दबाव कहिए या रानी लक्ष्मीबाई की अपनी स्वेच्छा से कहिए, उनको अंग्रेजों से लड़ाई करनी थी, क्योंकि अपने साम्राज्य को बचाना था। इसलिए वो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अपना क्या किया, विद्रोह जो शुरू हुआ था उसका नेतृत्व करना शुरू किया। और आपको पता है कि बहुत बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों का सामना भी किया था, अंततः वीरगति को प्राप्त हुई थी। लेकिन बहुत ही बहादुर महिला थी रानी लक्ष्मीबाई। आपने उन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान का भी सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद से एक पॉइंट है कि बिहार से आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। मैं आपको बता दूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में आ ही जा रहा है लगभग। तो बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार थे कौन, कुंवर सिंह। उन्होंने बिहार से क्या किया था, इसका नेतृत्व संभाला था। जगदीशपुर के थे ये, ठीक है ना। उसके बाद है कि लखनऊ से बिरजिस कादिर ने नेतृत्व संभाला। मैं आपको बता दूं, बिरजिस कादिर आपके बेगम हजरत महल के ये पुत्र थे, सुपुत्र थे। उनके पति के मौत के बाद से इन्होंने ही लखनऊ की बागडोर अपने हाथों में रखा था, माता के संरक्षण में। लेकिन जब ये हुआ 1857 की क्रांति, तो लखनऊ से इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से आपको पता भी होगा कि बेगम हजरत महल ने यहाँ से नेतृत्व संभाला और अंततोगत उनको यहाँ से जाना पड़ा और जा करके काठमांडू नेपाल में शरण लेनी पड़ी। और वहीं पे उनका क्या बनता है, उनका मकबरा भी आपको काठमांडू में देखने को मिलता है। चले आगे पॉइंट। उसके बाद पढ़ने कि शाहमल उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किए। ये शाहमल एक जमींदार थे जो गांव वालों से काफ़ी उनका संबंध अच्छा था। और उस समय बड़ौद परगना एक गांव है, एक जगह है उत्तर प्रदेश का, वहां से शाहमल ने सभी को एकत्रित करते हैं और काफ़ी बड़े रूप से विद्रोह की शुरुआत भी वो करते हैं शाहमल। ठीक है ना।
छोटा नागपुर स्थित एक सिंह भूम का जिला है, जगह है, वहाँ के एक आदिवासी काश्तकार गोनू है। उन्होंने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। आपको छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ेगा, सिंह भूमि का जिला है, कोल आदिवासी लोग हैं। वे 1857 के विद्रोह किए थे, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला एक लड़का था जिसका नाम था गोनू। क्या नाम था? गोनू। बताया जाता है कि 1858 में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर नेपाल चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भाग कर शरण लेनी पड़ी, वरना इनको मार दिया जाता। उसके साथ साथ ही बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी, मैं आपको पहले ही बता दिया था। वे भी चली जाती हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद से पॉइंट हम देखते हैं। उसके बाद से पॉइंट हमारा है, अब देखते हैं, जो शाहमल जो थे, शाहमल एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे, ठीक है ना। शाहमल ने 84 मतलब 84 देश के मुखियाओं काश्तकारों को संगठित किया। देश का मतलब कि आसपास के जो 84 गांव थे, उनके मुखिया, उनके जो काश्तकार थे, उनको सभी को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, संगठित करते हैं। संगठित करने के बाद से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। आपको बता दें, शाहमल जो कौन थे? एक जाट कुल के थे। क्या थे? जाट कुल के थे। क्लियर है ना। उसके बाद से देखते हैं पॉइंट आपका कि इनके सिपाहियों ने इमारतों को तोड़ा, नदी के पुल ध्वस्त किए। ये रीजन ये था कि ये पूरी की पूरी चीजें अंग्रेजों से संबंधित थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई चीजें थी। उसके बाद पक्की सड़कें खोद डाले। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद भी पहुंचाई थी। जो भी सिपाही पहुंचे थे दिल्ली, उनको खाने पीने की चीज भी शाहमल ने पहुंचाई थी। और उनके समर्थन में जो भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई इमारत थी, बनाए गए नदी के पुल थे, बनाई गई पक्की सड़कें थी, उन सभी को नष्ट किया गया। ये नष्ट होने का रीजन यही था, वे चाहते थे कि ये विद्रोह का स्वरूप ऐसा ही अंग्रेजों को प्रतीत होना चाहिए कि अब हमारे प्रति विद्रोह शुरू हो गए हैं। ठीक है ना। एक विद्रोह करने का एक तरीका था ये। ठीक है ना। उसके बाद का हम पॉइंट देखते हैं, क्या है आगे कि स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल, राजा कहलाते थे ये लोग, उनको राजा मानते थे। एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया। मतलब ये इनका एक रीजन है, जबरदस्ती, मतलब अब हमारा विद्रोह हो चुका है, तो अंग्रेज अफसर का एक बंगला था, बहुत बड़ा हाउस था, घर था, उसको उन्होंने कब्जा करके और उसको न्याय भवन बनाया। उसी भवन में बैठ के लोगों को न्याय करते थे, लोगों को फैसला सुनाते थे। ठीक है ना। उसके बाद से फिर क्या होता है कि जुलाई 1857 में शाहमल की मृत्यु हो जाती है। शाहमल युद्ध में मार दिए जाते हैं। ठीक है ना। फिर आगे का पॉइंट है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते हुए पालकी में बैठकर चलते, आगे आगे ढोल और पीछे पीछे उनके समर्थक हुआ करते थे। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं। 1856 की क्रांति, 1857 क्रांति जो हुई थी, वो 1856 में इन्होंने विद्रोह की शुरुआत इस प्रकार किया था, जिहाद के प्रचार करते हुए किया था। लोग उन्हें क्या कहते थे? बाग डंका शाह कहने लगे थे। यानी बाग डंका शाह कहलाने वाले कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर उसके बाद क्या होता? उन्होंने चिन्हट के विख्यात संघर्ष, जो लखनऊ पड़ता है, चिन्हट के विख्यात संघर्ष में उन्होंने हिस्सा भी लिया और 22वीं इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुना था इनको। यानी 22वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने, विद्रोहियों ने इनको अपना नेता चुना और वहाँ का जो चिन्हट का संघर्ष हुआ था, उसमें इन्होंने खुल करके अपना समर्थन भी दिया था और उसमें हिस्सा लिया था। चलिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। आपके सामने क्या है? यदि कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर बनता है, एक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न केवल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में अनेकों अफवाहों ने विद्रोह को जन्म दिया और एक और अफवाह फैली थी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में सूअर एवं गाय की हड्डियों की चूरा मिलवा दिया। लो भाई, एक और
मामला यहाँ से खराब होता है कि लोगों के मन में अविश्वास की भावना फैलने लगी। लोगों के बीच में यह फैलने लगा कि जो हम आटा खा रहे हैं उसमें भी गाय और सूअर की हड्डियों के पूरे चूरे, मतलब उसको पीस करके उस आटे में मिलाया गया, क्योंकि वो भी सफ़ेद होता है। ये भी एक क्रांति का स्वरूप था। आपको बता दें कि उस समय रोटियाँ कोई कोई रोटी नहीं बनाता था, मतलब कि रोटी की पकाने के लिए आटा चाहिए, और आटा बाज़ारों में इस भाव से मिल रहा था, लोग पसंद नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी हुआ था। एक और अफवाह फैली क्या, कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि 100 साल के बाद से कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होता है। वैसे ही लोगों का विश्वास था कि प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था। अब 1757 के बाद से 100 साल पूरे हो गए हैं। 1857 23 जून को इसी समय क्या होगा, अंग्रेजी राज का खात्मा होगा और हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। एक तरह का ये भी था, लोगों के अंदर विश्वास भी था। आइए देखते हैं कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए, जो 1829 में खत्म होता है, तथा हिंदू विवाह अधिनियम को वैधता देने के लिए एक कानून बनाए थे। आपको पता है कि विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया था। वैसे ही अलग अलग एक विधवा विवाह अधिनियम भी आया था, उसके लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए थे। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है कि शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर। दत्तकता का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, और शासकीय दुर्बलता का मतलब होता है कि शासन चलाने में असमर्थ। ठीक है ना, दो पॉइंट है। इसको अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी, सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में लिया हुआ था। आपको पता है कि दत्तकता के आधार पर झांसी को कब्जे में लिया गया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई अपना पुत्र नहीं था। उन्होंने किसी पुत्र को दत्तक पुत्र लिया था, मतलब किसी पुत्र को गोद लिया हुआ था। और अवध की बात थी तो अवध में ये कहा गया था कि आपको शासन चलाने का ढंग नहीं है, आप अशासन तरीके से शासन चला रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे अशासकीय तरीके से अवध को विलय किया गया था। वैसे अलग अलग राज्यों में ये सारी चीजें, रियासतों को कब्जे में ले ली गई थी, जिसका ये विद्रोह भी बहुत चरम सीमा पे था इनका। फिर क्या होता है कि उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर था। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इनके प्रति विद्रोह था, और ये विद्रोह का असर इस विद्रोह 1857 की क्रांति पर कंप्लीट रूप से पड़ा था। फिर क्या होता है कि अवध 1857 की इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। मतलब नाटक का केंद्र का मतलब कि यहीं से चीजें शुरू होती थी, मैक्सिमम चीजें। वैसे तो मेरठ से शुरू हुई हैं, लेकिन जो अवध एक गढ़ था ना, आपको पता था कि मिलिट्री मिलिट्री मतलब सिपाहियों का पौधशाला कहा गया। आगे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्रोही उग्रसर ज्यादा थे। मतलब जो भी जो शुरुआत होनी थी नई नई, वो अवध से ही शुरू होती थी 1857 की क्रांति का। इसलिए इनको कहा गया, इस भव्य नाटक का केंद्र भी कहा जाता है। फिर क्या क्या कहा गया कि रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। रेजिडेंट गवर्नर जनरल क्या था, ये जनरल जो रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट ये गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि हुआ करता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेज के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था, जहां पे डायरेक्ट शासन इनका नहीं था, इनडायरेक्टली रूप से था। वहां पे एक रेजिडेंट रखते थे, और उस रेजिडेंट वहां की पूरी राज्य की जानकारी इनको देता था कि ऐसे ऐसे यहाँ का शासन चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों का मनोभाव है, इस तरह के यहाँ से शासन हम लोग लास्ट में कर सकते हैं। क्लियर क्लियर है ना मेरी बात। तो रेजिडेंट कौन था, तो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि हुआ करता था। जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था, वहां पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्या है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। किसने कहा था ये, 1851 में कहे थे। कौन कहे थे ये, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध रियासत के बारे में। ये गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। और ठीक 5 साल के बाद से, वैसे ही 1856 को इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग भी घोषित कर दिया गया था। आपको पता है किस प्रकार से किया गया था, कुशासन का आरोप लगा करके। इनको शासन चलाने नहीं आ रहा है, और यहाँ के राजा को निर्वासित कर दिया गया था।
मैं आपको बता दूं कि जब राजा यहाँ के लोगों के काफ़ी प्रिय थे, लोग इनको बहुत प्यार करते थे और प्यार करने का जब ये यहाँ से जाने लगे थे, लोग यहाँ से बिलख बिलख के रो रहे थे। सोचिए अंग्रेजों ने कितना गलत काम किया था, कितनी मतलब एक तरीके से पाप का काम किया था। लोगों के प्रिय लोग जो राजा थे उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को विलय कर लिया था। उसके बाद है कि 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। इस संधि की शर्त नवाब अपनी सेना संधि की शर्त क्या थी कि नवाब अपनी सेना को खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की इजाजत दे दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। सहायक संधि थोपी गई 1801 में अवध पर, जिसकी शर्त क्या थी, अलग अलग शर्तें थी तीन। पहला था कि नवाब अपनी सेना खत्म करे और ब्रिटिश सेना अपनी रखेगी, इन्हीं की देख रेख में रखा जाएगा और यही नहीं, जो सेना रखेगी उनका खर्च राजा को देना पड़ेगा। सोचिए अपना सेना भी नहीं रखना है, सेना भी दूसरे का रखना और खर्च हम देंगे, पहला पॉइंट था। दूसरा, अंग्रेज रियासत में अंग्रेज टुकड़िया की इजाजत दे, मतलब कि आप अपनी अपनी सेना को खत्म करिए और जो भी अंग्रेज की सेना की टुकड़ियां हैं वो आपके राज्य में काम करेगी। तीसरा क्या था कि जो भी दरबार में जो भी काम आपको फैसले लेने हैं वो फैसले वहां का जो रेजिडेंट था उस रेजिडेंट के सलाह पे करनी है। अभी रेजिडेंट इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पे काम कर रहा था ना, क्योंकि गवर्नर जनरल का क्या था, वो एक प्रकार का प्रतिनिधि हुआ करता था और वो प्रतिनिधि यहाँ की पूरी काम का लेखा जोखा ब्यौरा पूरे गवर्नर जनरल को देता था। उसके बाद से इसमें ये पॉइंट था कि ये इनका कहना था कि जो भी काम करेंगे वो बिना बिना रेजिडेंट के सलाह के नहीं करेंगे। ये था असहायक संधि थोपी होने का रीजन, शर्त अलग अलग 1801 का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है आपके सामने, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ये पॉइंट है ये कि जो सहायक संधि थी ना, सहायक संधि वो वेलेजली के द्वारा लाई गई थी। ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि 1758 में तैयार की गई। ठीक है ना, यह एक व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी इसमें, इसका पॉइंट क्या है कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, मतलब अपनी टुकड़िया सैनिक की रखेंगे उस राज्य में। उसके बाद से फिर क्या पॉइंट होगा कि सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। उसके बाद पॉइंट है कि जो सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की पूरी व्यवस्था करनी होगी और सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1758 में तैयार की गई सहायक संधि की शर्तें थी। ये सभी राज्यों पर जहां जहां सहायक संधि लागू हुई वहां वहां ये सभी चीजें लागू थी। उसके बाद पॉइंट है कि अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ, अवध पर जो अंग्रेजों में जो अंग्रेजों की मतलब धीरे धीरे इसमें क्या था कि इनका दिलचस्प का मतलब इंटरेस्टेड होते जाते थे, क्योंकि वहाँ की बहुत धनवान राज्य था ये। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें की फसलें भी इनकी काफ़ी अच्छी यहाँ से होती थी, इनको यहाँ से कर बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता था, जिसकी वजह से अवध पर अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है। मैंने बताया है कि वहाँ की जो ज़मीन है ना, वो जो इनकी जो कपास और नील, ये दोनों आपकी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी कृषि माने योग्य मानी जाती थी ये, तो ये इनकी खेती काफ़ी अच्छी हो सकती थी अवध के हिस्सों पे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह आरोप लगाते हुए कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि उन्हें अच्छी तरह का शासन चलाने नहीं आ रहा। एक पॉइंट यहाँ से पढ़िएगा, जब उनको निष्कासित किया गया, नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह, और इनको निष्कासित करके कहाँ भेजा गया, तो कलकत्ता यानी कलकत्ता भेजा गया और उनको यह आरोप लगाते हुए कि आपको शासन चलाने नहीं आ रहा है, मतलब कुशासन के आरोप पर इनका विलय हुआ था। आगे का पॉइंट देखते हैं, क्या है, कह रहा है कि नवाब के निष्कासन से व्यापक दुख प्रकट होता है और उन्होंने लिखा कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। ये व्यापक दुख प्रकट करते हुए नवाब के निष्कासन पर एक मतलब किसी ने लिखा है कि देह के जान जा चुकी थी और शहर की काया बेजान थी। ये नवाब ने नहीं लिखा, किसी अननोन व्यक्ति ने लिखा है उनके बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नवाब वाजिद अली शाह से वहाँ के जनता बहुत काफ़ी प्यार करती थी। ठीक है ना,
अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अवध के अधिग्रहण में अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी गई थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। जो भी तालुकदार थे, छोटे किस्म के किसान थे, जो सीधे राजा से कांटेक्ट था, उनका संबंध था, अलग अलग से अलग अलग किसानों को वे कर्ज देते थे, उनका हेल्प करते थे तालुकदार, उनका भी इनकी स्थिति खराब कर दी अंग्रेजों ने। उसके बाद से अधिग्रहण के बाद से 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी अस्थाई एक मुस्त बंदोबस्त जो था वो 1856 में भू राजस्व की एक नीति थी, एक व्यवस्था थी, वो लागू कर दी जाती है। एक मुश्ता बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनें बेदखल किया जाने लगा, मतलब उनको जमीनें उनसे छीन ली गई। एक मुश्त बंदोबस्त थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास लगभग 67% गांव हुआ करते थे, जो एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के मात्र 38% गांव रह गए। लगभग 50% से 40%, 50% गांव उनके खत्म हो गए। ठीक है ना। बंगाल के आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। जो बंगाल की आर्मी थी, वहाँ के जो सिपाही थे, वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के लोग ही थे। उसके बाद से क्या पॉइंट है कि उनमें बहुत सारे ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग थे, जो आपके सिपाही थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अवध से सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाही थे। क्वेश्चन आता है कि अवध 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक किस प्रांत से ज्यादा थे, तो अवध प्रांत से। कहां से? अवध प्रांत से। और इसी अवध प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। बहादुर शाह के नाम से जारी हुई घोषणा में मुहम्मद तथा महावीर दोनों, मुहम्मद का मतलब मुस्लिम से संबंधित, महावीर का मतलब हिंदू से संबंधित, की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। मतलब ये बहादुर शाह के द्वारा की गई घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया। फिर आगे का पॉइंट है कि जो आजमगढ़ की घोषणा है वो 25 अगस्त 1857 को की जाती है। उसके बाद अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला था। यहाँ के लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी रोष था, इसलिए यहाँ के जनता काफ़ी दिनों तक इनसे लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद से क्या होता है कि 1857 की विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान साबित नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक तैनात थे। सैनिकों से इनको ब्रिटिश सैनिक को भारत सैनिक से थोड़ा सा सामना करना मुश्किल सा लग रहा था। मई तथा जून 1857 में पारित किए गए कई कर के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उन पर सजा देने का अधिकार मिल गया। सोचिए। उसके बाद से क्या पॉइंट है कि विद्रोह करने वालों की केवल एक ही सजा, सजाए मौत। भाई इस सजाए मौत से तो सबको डर है, इसलिए विद्रोह करने का लास्ट इन्होंने एक फैसला बनाया कि बस एक ही चीज अपनाएंगे, सजाए मौत। जो विद्रोह में शामिल होगा, विद्रोह करने वाला होगा, उनको सजाए मौत दे दी जाएगी पकड़ करके। दिल्ली को कब्जे में लाने के लिए अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 से शुरू होती है तथा सितंबर के अंत में जाकर के पूरी हुई। मतलब लगभग 3 महीनों का समय लगा अंग्रेजों को 1857 की विद्रोह को खत्म करने में, दबाने में। अवध से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल था। सोचिए, 75% लोग लगभग पुरुष थे आबादी के, जो विद्रोह में शामिल थे। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद से मार्च 1858 में जाकर के ही अंग्रेज दोबारा इसे नियंत्रण में, सोचो 1858 में मार्च में जाकर के अवध को इन्होंने अपने कब्जे में लिया, नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ अंग्रेजों को बचाने, विद्रोहियों को कुचलने वाले नायकों का गुणगान किया है।
उसके बाद 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा एक बनाया गया चित्र है रिलीफ ऑफ लखनऊ इस श्रेणी का उदाहरण है। उन्होंने बनाया है अलग अलग विद्रोही को कुचलने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के नायकों का गुणगान किया है, जिसमें से एक चित्र है टॉमस जोन्स बर्कर का जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। उसमें इस श्रेणी का प्रदर्शन देखने को मिलता है। करा कि बारकर की जो पेंटिंग थी कैंपवेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। ठीक है ना। भारत में औरतों तथा बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। ठीक है ना। उसके बाद का पॉइंट है कि जोजेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद, क्या सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई। क्या बनाई थी? इन मेमोरियम। किसने बनाया था? जोजेफ नोएल पेटन। कह रहा है कि हास्यपरक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति है, आपको पढ़ा स्टार्टिंग में ही बताया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्होंने हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा पर एक कविता लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी पे एक पॉइंट दिया गया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट काल रेखाएं हैं कब क्या क्या हुई हैं उनको पढ़ेंगे। आपको बता दें ये बेहद इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट पूरे पॉइंट है जो सन से संबंधित हैं। जैसे 1801 में क्या होता है? सहायक संधि लागू हुई थी अवध में वेल लेजिस्लेटिव द्वारा। ठीक है। फिर 1856 में क्या होता है? नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है अवध में और उनको क्या कर दिया जाता है? कलकत्ता भेज दिया जाता है और अवध का अधिग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है मेरी बात। 1856-57 में क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा अवध को एक मुश्त लगान बंदोबस्त करके वहां की जनता, वहां के जो भी तालुकदार थे, तालुकदार को परेशान किया जाता है और पूरे गांव को छीन लिया गया है। फिर 10 मई 1857 की बात है, मेरठ में सैनिक विद्रोह की शुरुआत होती है। उसके बाद से 11 और 12 मई को क्या होता है कि बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं, क्योंकि पता है कि 11 मई को सुबह तड़के ही पूरे सैनिक उनके दरबार में पहुंचते हैं। फिर 20 से 27 मई तक की क्या होती है? 7 दिन अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सैनिक विद्रोह शुरू होता है। सैनिक विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह होता है। फिर 30 मई को क्या होता है? ये सब 1857 की बात है। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह होता है। मई और जून की बात है, सैनिक विद्रोह का एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। जो सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह में बदल गया। कब? जाकर के 30 जून मई जून में लगभग 30 जून की बात है, चिनहट के युद्ध में अंग्रेज की हार होती है। कब? 30 जून 1857। 30 जून 1857 में चिनहट के युद्ध होता है और उसमें अंग्रेजों की बुरी तरीके से हार होती है। फिर क्या होता है कि 25 सितंबर 1857 यानी इस हार के बाद क्या होता है कि हैवलॉक और आउट्रम के नेतृत्व में अंग्रेज की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं और दाखिल होने के बाद से यहाँ पर एक विद्रोह होता है। उसके बाद का पॉइंट है आपका क्या है कि 30 जून 30 जून को ये तो हो गया। फिर क्या है कि जून 1858 में युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है और फिर जुलाई 1858 में युद्ध में शाहमल की मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट काल रेखाएं हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 था मॉडर्न हिस्ट्री का। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। ये है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है।
आपको इसको बेहद तरीके से देखना होगा, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अन्य एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है ना। चलिए, पॉइंट है इसका कि राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से इटली के निर्माण में गैरिबाल्डी, अमेरिकी स्वतंत्रता में जॉर्ज वाशिंगटन को तथा वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में हो यी मिन को देखा जाता है, वैसे ही भारतीय राष्ट्र को महात्मा गांधी को एक राष्ट्रपिता के रूप में देखा जाता है। क्लियर है ना। अब अगला पॉइंट है हमारा कि मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। मतलब 1893 में गए थे, 1915 में आए, और इसी 1915 में आते टाइम उन्होंने 1917 से पश्चिमी चंपारण आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था। और इसके बाद से गांधी जी क्रांतिकारी आंदोलन में एक भागीदारी रूप में आते हैं भारत में। उसके बाद पॉइंट है कि इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। और आपको बता दें कि प्लस पॉइंट इसमें कि जो सत्याग्रह का पहला शब्द का यूज महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद पॉइंट है कि पहली बार सत्याग्रह के रूप में अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। महाराष्ट्र से देखते हैं। महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से बिपिन चंद्रपाल और पंजाब से लाला लाजपत राय, ये तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। बिपिन चंद्रपाल आपके बंगाल से थे और लाला लाजपत राय आपके पंजाब से थे। ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कि उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जिन्ना भी गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको राजनीतिक गुरु उनको बोलते हैं। उनके साथ साथ परामर्शदाता के रूप में जिन्ना भी गांधी जी के थे। उसके बाद है कि गोखले ने ही गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। जैसे ही गांधी जी हमारे भारत 1915 में आते हैं, उस समय इनके जो राजनीतिक परामर्शकर्ता या राजनीतिक गुरु की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने कहा कि आप 1 वर्ष तक पूरे ब्रिटिश भारत का दौरा करें, लोगों की बातों को सुने, कंडीशन को सुने कि हमको किस तरह आज़ादी का स्वरूप बनाना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी कैसे लेनी है, इसके बारे में सलाह दिया गोखले जी ने। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके कि गांधी जी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में हुई। आपको पता है 1915 में आते हैं, और उनके सार्वजनिक मतलब सबके सामने सब लोगों के साथ उनकी उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। और इसी समारोह में एनी बेसेंट जैसे अनेक महत्वपूर्ण नेता थे, आए हुए थे। इन सबसे इनकी मुलाकात भी होती है, अपने अपने बातों को रखते भी हैं वहाँ पे इन्होंने अपने भाषण में बहुत विशेष प्रकार की बात को भी उन्होंने भाषण में वहाँ पे कहा था। उसके बाद है कि गांधी जी यहीं पर अपने संबोधन में कहे, क्या कहते हैं कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें। यानी आप इन अलंकरणों से मुक्त होने का मतलब कि जो आप अलग अलग चीजें, आप भावनाएं आप लोगों के दिमाग में छपी हुई हैं, या भारत के प्रति आप लोगों का क्या राय है, क्या परामर्श है, क्या प्यार है, यदि बहुत सारी चीजें थी जो भारत के विपक्ष में थी लेकिन नेता उसको अच्छा मानते थे, तो उनका वक्तव्य कहने का मतलब यही था कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें। क्लियर है ना। ये गांधी जी का वक्तव्य था। कब कहा था? तो बनारस अधिवेशन के सार्वजनिक अधिवेशन हुआ था उस समय। उसके बाद है कि 1900 पॉइंट देखते हैं कि 1916 दिसंबर की बात है, लखनऊ में हुई एक वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में भी बताया और गांधी जी को राजी करते हैं। श्री रामचंद्र शुक्ल नाम था उस व्यक्ति का, जो सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी को पश्चिमी चंपारण ले जाने के लिए विग्रह मतलब विनम्र विनती करते हैं, और गांधी जी मान जाते हैं और वो चंपारण जाते हैं। फिर क्या होता है कि चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू होता है, जो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह
ठीक है ना, 1917 में ही होता है। ये क्या था, ये गुजरात के खेड़ा के किसानों के कर में छूट दिलाने के लिए गांधी जी ने इसका सत्याग्रह किया था। ये हुआ था आपका 1918 में, और 1918 में इसकी इस कार्यविधि के बाद से एक और उन्होंने काम किया। अहमदाबाद मिल मजदूरों को संगठन के उस समय जो उनका आक्रोश था, उनके बोनस को बढ़ाना था। कंपनी इनके मतलब जो सैलरी थी वो बढ़ा नहीं रही थी, पेंशन को जो इनकी बोनस था, बोनस पॉइंट को दे नहीं रही थी। तो उसके लिए मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने 1918 में भी आंदोलन जाकर के किया था। उसके बाद है कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट लाया गया, जो 1919 में आया था। इसका विरोध पंजाब में कड़े रूप से होता है, और इसी क्रम में इसके विरोध में गांधी जी को पंजाब जाते समय कैद भी कर लिया गया था। आपको पता है कि रोलक एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, बिना बिना जलील के नाम से जानते हैं। मतलब आपको शक के आधार पर आपको 2 साल की गिरफ्तारी का इसमें पूरा प्रावधान था, जो अंग्रेजों को मिला था। ठीक है ना। आगे का पॉइंट देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह से एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए तथा उत्साहित होकर असहयोग अभियान की मांग कर दी। ठीक है ना। यहीं से वो सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, जो उनको एक एक मौका भी मिल गया था। जो रॉलेट सत्याग्रह का आंदोलन था, जो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है आगे चल के, इसकी वजह से लोग वहाँ पे जन समूह एकत्र होकर के, और आपको बता दें एक आदमी थे सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर के यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रहा था। ठीक है ना। उसके बाद है कि अपने संघर्ष को विस्तार देते हुए खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाते हैं, और जो तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्ब इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। और उनको खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम को साथ मिलता है। उनका मानना था कि सब हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलेंगे, तब हम जाकर के सत्याग्रह का आंदोलन हमारा सफल हो पाएगा। उसके बाद कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में होता है, जो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, और इन्हीं आंदोलन का नेतृत्व आपके मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। उसके बाद है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई थी, जिसमें से लगभग 6 लाख श्रमिक शामिल थे, तथा इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। उसके बाद कर रहा है कि महात्मा गांधी के जीवनी लेखक अमेरिकी लुई फीसर थे। कौन थे? लुई फीसर थे, जो महात्मा गांधी के जीवनी लेखकार थे। ठीक है ना। उसके बाद का पॉइंट है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन की शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक प्रभाव था। मतलब इनका कोई शांति से इनकी दृष्टि थोड़ी नकारात्मक रही, लेकिन इसका प्रभाव काफी अच्छा रहा। ठीक है ना। इसमें हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाने का काम महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद है कि 5 फरवरी 1922, डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट डेट है ये। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के इस हिंसक कार्यवाही से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, और कोई रीजन नहीं था। यही था, गांधी जी का मानना था कि ये असहयोग आंदोलन है, कि असहयोग आंदोलन का मतलब बिना सहयोग का आंदोलन करना, शांति दृष्टि से इसको आंदोलन को करना था। लेकिन उसी बीच एक दौरान में घटना होती है चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर जिले में पड़ता है। वहां पर 5 फरवरी 1922 को वहां के लोग इकट्ठा होकर के थाने में आग लगा देते हैं, जिससे वहां पर लगभग 22 से 30 सैनिकों की हत्या होती है, जिससे गांधी जी काफी दुखी होते हैं, और असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला करते हैं। उसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया है। याद रखिएगा, मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को। फिर इसकी सजा सुनाने वाले जो जज थे, वो था नाम CN ब्रूमफील्ड। क्या नाम था उनका? CN ब्रूमफील्ड। और ये जो जज था, इसका नाम इसलिए आता क्योंकि वो गांधी जी के बारे में उनकी सराहना करता था, लेकिन वो क्या करे, कानून था, कानून की वजह से उनको गांधी जी को सजा सुनानी पड़ी थी। उसके बाद का पॉइंट हमारे सामने हम देखते हैं कि 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सर मुंडवा लिया था, और कह रहा कि गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए सूती वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। यह कहे कि जब हम ही नहीं पहनेंगे
तो लोग कैसे पहनेंगे? तो नेता को सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो लोगों को करना है। तो उन्होंने क्या किया, सूती वस्त्र पहनना शुरू किया, अपने सर को मुड़वा लिया था और गरीबों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी 1921 में दक्षिण भारत के दौरान। ठीक है ना? दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण भारत कह रहा है कि सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को एक पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवारों को तोड़ने में मदद दी। सूत कताई का कार्य गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे, वो लघु कुटीर उद्योग में ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है ना? उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं क्या है। उसके बाद है कि फरवरी 1921 में गांधी जी ने गोरखपुर क्षेत्र का दौरा किया था। आपको बता दें कि जब गोरखपुर क्षेत्र के दौरे पे थे, गांधी जी का भव्य स्वागत आपके देवरिया के भटनी स्टेशन पे हुआ था, जहां पर गांधी जी को बहुत ढेर सारा मतलब लोगों ने युद्ध में मतलब ये मतलब भारत को आज़ादी के लिए लोगों ने अपने रूप से सहयोग राशि भी प्रदान की थी। बताया जाता है कि लाखों रुपए उनको उनके झोली में पड़े हुए थे। उसके बाद है कि जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी और पेशे से एक क्या थे, वकील थे। महात्मा गांधी जाति से क्या थे, एक व्यापारी थे, लेकिन पेशे से क्या थे, वो एक बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे। गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान भी थे, धनी उद्योगपति दोनों ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो वे गरीब किसान और उद्योग के हिसाब से लघु उद्योग मतलब कुटीर उद्योग को देते थे। वे बड़े बड़े उद्योगों के प्रति क्या थे, निराशाजनक व्यक्त करते थे, उनके सहमति व्यक्त नहीं की थी। उसके बाद है कि महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा होते हैं। आपको पता है कब जेल, जब मार्च में 1922 में इनको जेल होती है। ठीक है, गिरफ्तार होते हैं और 2 साल के बाद से लगभग फरवरी 2024 1924 में वो जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। उसके बाद से क्या पॉइंट है आपके सामने देखते हैं कि गांधी ने साइमन कमीशन के विरोध में चल रहे अखिल भारतीय अभियान के आंदोलन में स्वयं भाग नहीं लिया था, लेकिन इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देने का मतलब कि समर्थन दिए थे, भागीदारी नहीं हो पाया था। भागीदारी न होने का रीजन ये था कि उसी समय बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था गुजरात में, जब गांधी जी वहां पर मजदूरों के साथ, किसानों के साथ विद्रोह में भाग ले रहे थे। और उसी समय साइमन कमीशन, आपको पता है 1928 मई में भारत आया था, बम्बई पहुंचा था। उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी लाठियों के प्रहार से। ठीक है ना? तो ये आंदोलन इस प्रकार रहा था। उसके बाद देखते हैं कि 1929 दिसंबर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें। क्या है, पहला बात हुई थी कि पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1929 दिसंबर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था। और दूसरी बात थी कि पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा भी हुई थी, मतलब इनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। जो पहले डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, अब इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई है लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में। ठीक है ना? और इसी में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पॉइंट देते हैं कि 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। उसके बाद का पॉइंट है कि इस समय महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया है कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय घोषणा किया जाए। गांधी जी ने सुझाव दिया कि जब हमारा 1930 में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर हमारा स्वतंत्रता दिवस अपनाया गया था, तो गांधी जी ने करा दिया था कि जो नगाड़े हैं ना, नगाड़े को पीट करके और हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से पूरी संगोष्ठी के साथ ये घोषणा की जाए। ठीक है ना? उसके बाद क्या पॉइंट है हमारे, देखते हैं। उसके बाद पॉइंट है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना प्रारंभ किया। मतलब कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 की इनकी यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। और दांडी पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा और अपने खुद से नमक बना करके इस कानून को तोड़ने के लिए अपने आप को एक दोषी करार लिए थे कि हम दोषी हैं और हम नमक कानून को तोड़ते हैं। और वहीं 6 अप्रैल 1930 से ही आपको बता दें कि साबरमती आश्रम का यात्रा खत्म होता है और यहीं से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया।
6 अप्रैल 1930 से, और 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किए थे, ठीक है ना। और इस यात्रा में आपको बता दें कि सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह आंदोलन में लगभग 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कितने लोगों की? लगभग 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बीपीएससी आपको बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहा है जहां पर डेटा टाइप की चीज है। नमक यात्रा के दौरान अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी का मजाक उड़ाया था, लेकिन आपको बता दें बाद में जाकर के गांधी जी की काफी सराहना भी इसी पत्रकार टाइम ने किया, ठीक है ना। आपको पूछता क्वेश्चन कि नमक यात्रा के दौरान किस पत्रिका ने गांधी जी का काफी मजाक उड़ाया था, तो वो अमेरिकी समाचार पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम, ठीक है। टाइम मैगजीन आज भी आती है। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी के रिहाई के बाद से आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, और इसी समय आगे की रणनीति के बारे में सोचा गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं। क्या है हमारे पॉइंट? कि नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। कौन कौन सा पहला कारण था? पहला कारण था यही वह घटना थी कि गांधी दुनिया के नजर में आए, तथा इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक रूप से कवरेज प्रदान किया था। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? 3 कारणों में से दूसरा कारण क्या था? यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को महिलाओं को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी महिला गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक यात्रा के कानून तोड़ो के दौरान गांधी जी को महिलाओं की भागीदारी लेने के लिए सुझाव दिया था? तो ये है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। तीसरा क्या मेन कारण था इनका? तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था, इससे अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा। लोगों के बीच में सामंजस्य बन गया है, लोग एकता के भाव में हैं, जिससे अब हम लोगों का राज ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। उसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ा। क्लियर है मेरी बात? जो गांधी इरविन समझौता हमारा 5 मार्च 1931 PYQ में क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद है कि सारे कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति शामिल था, ठीक है ना। उसके बाद का पॉइंट है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में आखिरी में आयोजित, जिनमें गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, जो कि कांग्रेस नेताओं के साथ साथ गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं आपका क्या है कि 1935 में नए गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया था, ठीक है ना। चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनी थी। आपको बता दें कि 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और 2 प्रांतों में इनको आपको सहयोग, एक दूसरे पार्टी से लेकर के सहयोग बना करके सरकार बनाए थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1929 में दूसरे विश्व के साथ देने के बदले भारत की स्वतंत्रता पर सरकार के प्रस्ताव खारिज होने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आपने बोला था कि दूसरे विश्व युद्ध के बदले, उन्होंने, हम तो साथ दे देंगे, लेकिन आपको इसके बदले हमारा पूर्ण प्रस्ताव यही था कि हमारा भारत आज़ाद हो जाए। लेकिन उन्होंने इस बात को इनकार किया, और इनकार होने का रीज़न यही था कि इसका जो रिजल्ट बना कि पूरी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क पड़ने वाला तो था नहीं। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आता है? 1942 क्रिप्स मिशन। और कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये 1942 है, 1946 है। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारतीय रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, धुरी का मतलब कि जर्मनी, इटली और जापान, तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक मतलब इसमें सम्मिलित करना चाहिए, किसी भारतीय को। और इसी बात पर किसी भारतीय को सम्मिलित करने का मतलब कि इसमें था कि जो सांप्रदायिक पंचायत प्रणाली थी, जो कि दलित समूहों के अलग से आरक्षण की बात थी, इस बात की बात की गई उसमें, और इसी बात पर वहाँ पे चर्चा टूट जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है
1942 में शुरू भारत, देखो 1942 में, एक्चुअली ये जो पॉइंट था ना, मैं अलग पॉइंट बताया हूँ। ये क्रिप्स मिशन में सांप्रदायिक पंचायत प्रणाली नहीं है, ये 1942 की बात है, वो 1931 की बात है। इसमें भारतीय को सम्मिलित करने की बात की गई थी, और इसी बात को लेकर के क्या किया गया था, एक जो इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, लेकिन इस क्रिप्स मिशन में भारत को पूर्ण बहुमत की बात की गई थी, हमको पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, और इसी बात पर उनके इसकी बात की चर्चा टूट जाती है। ठीक है ना, तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए हम। उसके बाद है कि हम देखते हैं कि 1942 में शुरू भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा, पूर्व में मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय कहाँ कहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई थी, तो पश्चिम में सतारा में और पूर्व में मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद है कि 1945 में उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है ना, 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आता है, मैंने बताया 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस मिशन ने कांग्रेस तथा लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों में सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। क्लियर है ना। उसके बाद है कि मुस्लिम लीग ने इसकी सफलता के बाद 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। 16 अगस्त याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया जाता है। क्लियर है ना। उसके बाद है कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में गांधी जी नहीं थे, वे उस समय कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में थे। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया। किसके? गांधी और नेहरू के आग्रह पर। उसके बाद का पॉइंट आपके सामने है, गांधी जी पर पहला हमला होता है 20 जनवरी 1948 को। ठीक है ना, और दूसरा हमला होता है 30 जनवरी 1948 को, मात्र 10 दिन के बाद से। शाम का समय था, दिल्ली में गांधी जी दैनिक प्रार्थना करने जा रहे थे। सभा में दैनिक सभा में जो प्रार्थना सभा होती थी उसी में एक युवक था, युवक ने गांधी जी को गोली मारी और उस युवक का नाम नाथूराम गोडसे था, और इसी समय गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से किया। मैंने बताया था ना कि बाद में आकर के गांधी जी की काफी सराहना इसी पत्रिका ने किया, जो नमक सत्याग्रह नमक आंदोलन के कानून तोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की काफी खिल्लियां उड़ाई थी। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके लिखे गए पत्रों का संकलन तैयार किया और उसे ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर के नाम से प्रकाशित किया। ये ध्यान दीजिएगा, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी कृति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृति है। ठीक है ना, और इसमें कृति में नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी लिखे गए पत्र थे उन पूरे पत्रों का संकलन तैयार किया है, और उस संकलन के एक नाम दिया था बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है ना। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ। ये थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, बट ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो हमारा चैप्टर नंबर 12 है संविधान का निर्माण। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दें कि जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान हमारा कहाँ का है? तो अमेरिका का है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत छोटा संविधान अमेरिका का। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा था संविधान को लिखने में, और संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, मतलब 11 बैठकें, 11 सत्र में लगभग 165 दिन बैठक हुई थी। ठीक है ना। अब आता है पॉइंट है कि उथल पुथल का दौर। 14 अगस्त 1947 की बात है कि मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? देखिए उनकी बात को सुनते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। ठीक है ना, क्या करें? साकार करें।
अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में संविधान सभा में बोलते हुए कहा था। क्लियर है ना? चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। उसके बाद देखते हैं कि मुख्य आवाजें हैं, जो कि किस मुख्य आवाजें के बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी की सलाह पर बाबा भीमराव अंबेडकर को केंद्रीय विधि का पद संभालने का न्योता दिया था। केंद्रीय विधि का मतलब जो कानून था, कानून केंद्रीय कानून, जो कानून बनाने के उनके संबंधित जो भी चीजें थी, उनसे जो पद था वो न्योता दिया गया था महात्मा गांधी जी के सलाह पर BR अम्बेडकर को। ठीक है ना? तथा उसके साथ साथ उनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। अंबेडकर को दो अन्य वकील गुजरात के KM मुंशी तथा मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के साथ मतलब इस प्रारूप समिति के साथ ये दो लोग वकील भी इनके साथ थे, जो पहले KM मुंशी गुजरात के थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर मद्रास के थे। ठीक है ना? एक बात बता दें, मद्रास तमिलनाडु का चेन्नई का ही नाम है, चेन्नई का नाम था, जो मद्रास को हटा करके 1996 में क्या कर दिया गया, चेन्नई कर दिया गया। ठीक है ना? उसके बाद है कि भारत के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरे अधिकारी जो मुख्य योजनाकार के रूप में भूमिका में थे, वो थे आपके SN मुखर्जी। कौन थे? SN मुखर्जी थे। उसके बाद है कि मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। मुखर्जी क्या थे? जो भी जटिल, काफी कठिन प्रस्ताव होते हैं उनको स्पष्ट और वैदिक भाषा के रूप में व्यक्त करते थे। इनके लिए वो काफी उनके पास मतलब क्षमता थी, इस बात को कर सकते थे, वो आसान कर देते थे उन चीजों का। उसके बाद का पॉइंट है आपका कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या किया गया? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत पूरी तरह उत्तरदायी बना दिया गया। क्लियर है ना? 1937 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार 11 में से 8 प्रांतों की सरकार बनी। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के B पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचक बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण भी दिया था। किसने? B पोकर बहादुर ने। ठीक है ना? RV मुधेलकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर तुम्हें मतलब अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो। अब तुम्हें कोई बहकाने वाला नहीं है। ये RV धुलेकर जी ने बी पोकर को कहा था। ठीक है ना? जो किस पक्ष में थे? जो पृथक निर्वाचक प्रणाली थी उसके प्रति ये काफी अपना सुझाव व्यक्त करते थे वी पोकर जी, और उनको इस बात से सजग करते हुए अपने संबोधन में RV धुलेकर ने इस बात को कहा था कि अब आप बिल्कुल परेशान न होइए, जो आदत आपकी है वो आदत को छोड़ दीजिए। अब आपको कोई भी फुसलाने वाला नहीं है, बहकाने वाला नहीं है। अब आप लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचक एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे यानी पृथक निर्वाचन पद्धति जो थी, पृथक निर्वाचक प्रणाली जो थी, उसको क्या कर दो? फौरन छोड़ दो। यदि तुम चाहते हो कि देश में शांति रहे, शांति स्थापित रहे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था आप इस पृथक निर्वाचक की बात को लेकर जो अड़े हुए हैं उसको छोड़ दीजिए।
गोविंद बल्लभ पंत का विचार था कि पृथक निर्वाचक मंडल पर क्या विचार था, यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थानीय रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी भी नहीं मिल पाएगी। क्लियर है ना। मतलब कि बहुत सारे नेता, बहुत से जो अच्छे बड़े बड़े गणमान्य लोग थे, वे पृथक निर्वाचक प्रणाली के जो भी मंडल था उनका, उनके पक्ष में नहीं थे। ठीक है ना। किसान आंदोलन के नेता एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं, ये आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए कि किसके पास कितनी पैसे हैं, कितने धन है, कितनी संपत्ति है, उस आधार पर एनजी रंगा ने कहा था। ठीक है ना। उसके बाद है कि 1956 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। ठीक है ना। 300 आर्टिकल नंबर 356 में है। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश किया था। उसके बाद है कि अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा राज्य 9 बटे, वो चाहते हैं कि हमारा केंद्र एक शक्तिशाली और एकीकृत हो। ठीक है, हमारा देश एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र हो। उसके बाद है कि प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपालस्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। बात सही है। यदि घर का मालिक ही कमजोर हो जाएगा तो फिर घर कैसे चलेगा। उन्होंने कहा था कि केंद्र को मजबूत होना चाहिए। जब केंद्र मजबूत होगा तो राज्य भी अपने स्तर से काम अच्छे से करेंगे, जिसमें हर राज्य में विकास अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे पॉइंट है। आगे का पॉइंट आपके सामने है कि आरबी धुलेकर ने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की आवाज उठाई। आरबी धुलेकर जी ने किसको समर्थन दिया था? हिंदी को। किसको? हिंदी को समर्थन दिया कि जो संविधान निर्माण की जो भाषा होगी ना, ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगी, वो हिंदी इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद है कि 12 सितंबर 1947 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। हिंदी भारत की राष्ट्रीय नौ की राजकीय भाषा है। ठीक है ना, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी क्योंकि साउथ की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी को समर्थन दिया और क्या की थी, हिंदुस्तानी को जनता की भाषा के रूप में स्वीकार की थी। आते हैं कुछ काल रेखाएं हैं। काल रेखा का मतलब संबंधित जो भी किस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, क्या हुआ, उनको देखते हैं। 1945 में देखते हैं दो बातें हुई। एक 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता आती है, मतलब सरकार बनती है। फिर दिसंबर और जनवरी में 1945 में भारत में आम चुनाव होता है। 1945 में 1946 में ये सारी घटनाएं हैं। देखते हैं 16 मई को कौन सी घटना होती है। 16 मई को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। फिर 16 जून को क्या होता है 1946 में, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। फिर 16 जून को ही कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करती है। उसके बाद से ठीक 2 महीने के बाद से 16 अगस्त को लीग द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की जाती है, मतलब मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू होता है 1946 में। ये काल रेखाएं हैं। ठीक है ना। जिन भाई बहन की पॉलिटी का सब्जेक्ट हो वो लोग विशेष ध्यान से देखेंगे इन काल रेखाओं को। 1947 देखते हैं। 29 जैन को क्या होता है, 19 जनवरी को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। फिर 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की एक आखिरी बैठक होती है। फिर 11 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनाया जाता है। उसके साथ ही 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत में स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाता है। और दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं। और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत एक अलग गणराज्य बनता है। तो उसी समय हमारा भारत 1947 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। यहीं पे आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का जो एक पार्ट था वो खत्म होता है। इसके बाद से जो भी चैप्टर बचे हुए हैं वो पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा। आप लोग बहुत
अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मॉडर्न और पॉलिटी का पार्ट मैंने कंप्लीट किया। एक और पार्ट होगा जिसमें आपको मॉडर्न का जो भी बचा पार्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यदि आपको पसंद आए तो एक शेयर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।